बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों की नाकामी पर बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को आज भी यकीन है कि मुज़ाकरात की कश्ती किनारे ज़रूर लगेगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को एक और चैलेंज दरपेश है। वो चैलेंज है बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की अदम दस्तयाबी, बढ़ती कीमतें और मुल्क में आवाम को मुनासिब कीमत पर पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करना। यही नहीं बल्कि IMF की जानिब से सब्सिडी कम करने और बिजली कीमतों को बढ़ाने का दबाव भी है। दो धारी तलवार ये बन चुकी है ये चीज़। सवाल ये है, हुकूमत कौमी और बैनुल-अक़वामी दबाव की दो धारी तलवार को कैसे पार करेगी? बैनुल-अक़वामी मंडी और मुकामी कीमतों पर कैसे काबू पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या वाकई हुकूमत अवाम को रिलीफ दे रही है? सवाल तो ये भी है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो पाकिस्तान में इसके असरात से कैसे बचा जाएगा? गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत फिलफोर 80 रुपये कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर करने का ऐलान कर दिया। ये रिलीफ एक माह के लिए होगा। वफाकी वज़रा अब 2 माह की बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी ख़जाने में जमा करवाएंगे। लेकिन इससे 24 घंटे पहले हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं और अब इन कीमतों का अगर जायज़ा लिया जाए तो हुकूमत ने सिर्फ एक रोज़ में अरबों रुपए की कमाई कर ली। पाकिस्तान में रोज़ाना 55 मिलियन लीटर पेट्रोल का जो यहाँ पर ख़र्च होता है, और ये जो पेट्रोल है इसी हिसाब से हुकूमत ने एक दिन में लेवी की मदद से तकरीबन 4 अरब 40 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। यानी मजमूई तौर पे एक दिन में लेवी समेत दीगर जो टैक्सेस की मद में 7 अरब 40 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। अब पेट्रोल की कीमत और हुकूमती टैक्सेस का अगर जायज़ा लिया जाए तो यूँ दिखाई देता है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं बल्कि आवाम के साथ हाथ कर दिया है। पेट्रोल की 1 लीटर एक्स रिफाइनरी कीमत यानी लागत में 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के दौरान 13 रुपये 58 पैसे की कमी हुई। ताहम हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में यकमुश्त 137 रुपये 24 पैसे का इजाफा किया था। ताहम वज़ीर-ए-आज़म आज से 80 रुपये पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में कमी कर दी है, जिसके बाद पेट्रोल की नई जो कीमत है वो 378 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 247 रुपये 15 पैसे है। ताहम लेवी और मार्जिन शामिल किए जाने के बाद शहरियों तक पहुँचते पहुँचते यही लीटर जो पेट्रोल है ये अब 378 रुपये 41 पैसे ये कीमत पहुंच रही है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में ऑयल पर मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे और 8 रुपये 64 पैसे पंप डीलर्स का कमीशन शामिल है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये 61 पैसे की पेट्रोलियम लेवी और 2 रुपये 50 पैसे की क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। अब सवाल ये है कि अगर आवाम को रिलीफ के दावे किए जा रहे हैं तो फिर टैक्सेस में नरमी क्यों नहीं की जा रही? इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए आज दावत दी है जनाब सायरा बानो साहिबा को। आप रहनुमा हैं GDA की। हमने दावत दी है फैसल चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। आप रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान हमें ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। मैं सबसे पहले आगाज़ करता हूँ आपसे फैसल चौधरी साहब। अब आप जो हमने बात की है, जहाँ से हमने आगाज़ किया है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर ऐलान तो किया, लेकिन इस ऐलान की नौबत क्यों आई? पहले वाला ऐलान और फिर ये कल रात के जो ऐलान हुआ और 80 रुपये का रिलीफ जो अब हुकूमत कह रही कि हमने दिया, इस पे आपका क्या तबसरा है? तो सब थैंक यू। पहली बात तो ये थी कि हुकूमत के ये जो फैसले हैं, ये जो आप देखते हैं कि 1 कदम पीछे पहले आगे और फिर 5 कदम पीछे, इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत कितनी गैर संजीदा है और इनकी पॉलिसी में या फैसला साजी में सोच का जो अदम कितना फुकदान है। यानी इनको पता ही नहीं है कि ये जो एक दिन फैसला लिया जाता है, दूसरे दिन उसको वापस लिया जाता है, इसका मुल्क की मैशत पे क्या असर होता है, ओवरऑल जो मुल्क की इकॉनमी है वो किस तरह स्लो डाउन होती है। अब पेट्रोल पे तो आपने कम कर दिया क्योंकि आपके मोटरसाइकिलों को या आपने शहरी इलाकों में कहा जी कि आपने को रिलीफ देना है। असल जो चॉइस ऑफ कंजम्पशन होती है वो डीजल की होती है। यानी डीजल, फर्नेस ऑयल और जो पेट्रोल है और गैस है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं उसकी, क्रूड ऑयल की ये होती हैं। उसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा होता है वो डीजल का होता है। डीजल जो है उसी से बिजली भी बनती है, उसी आपकी इंडस्ट्री भी चलती है, उससे आपके मेजर जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट है या आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस पे चलती है। 2 शहरों में आपने लाहौर में या आपने इस्लामाबाद में कहा जी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करेंगे,
इसका भी कोई मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी बेसिस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। लोगों का तो हालात इस वक्त ये हो चुके हैं जो साहब के लोग जो तनख्वाहदार तबका है वो जिंदगी से आ रही है, वो अपनी बस सिसक के जिंदगी गुजार रहे हैं। जिम्मेदार जो है वो भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, कारखानादार भी परेशान है। और इस हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिससे आईएमएफ से आप छुटकारा हासिल करें। इस वक्त जो जितनी सूरत हाल गल्फ स्टेट्स की है उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान से जो गैर हमारे पाकिस्तानी जो गैर ममालिक में पैसे लगाए हुए हैं उनको क्या इंसेंटिव दिया है, उनको किस तरह से जो है राग़िब करने की कोशिश की है। एक एमनेस्टी स्कीम फौरन आनी चाहिए जिसमें लोगों को जो है वो पैसे लगाने की तरगीब दे। सबसे बड़ा जो हमारा बिजनेस प्रॉपर्टी का होता था उसमें 16% 18% टैक्स लगा के दुनिया में वो कभी भी नहीं चल सकता। इस किस्म की चीजें करने की जरूरत है, ना कि अब वफाकी वज़रा की 6 महीने की तनख्वाह कितनी होती है, ये तो पीनट्स भी नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। इस तरह से तो कोई भी मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह से गैर संजीदा तरीके से ये चला रहे हैं। इस तरह से तो घर नहीं चलते, तो ये मुल्क को चला रहे हैं। इसी वजह से जो फैसला साज है उनकी भी मुझे पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि वो आखिर चाहते क्या है। पाकिस्तान के अवाम में इतना वो जूस ही नहीं है जितना वो निकाल चुके हैं। आप कह रहे हैं 6 महीने की जो तनख्वाहें हैं इनसे क्या कोई फर्क पड़ता है? शायद ये हुकूमत को सर इनका रेशो निकाल है ना। एक जो वजीर है, वजीर की जो टोटल तनख्वाह होती है वो टैक्स काट के कितनी होती है वो आप इनसे किसी भी वजीर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेम्बरान जो MNAs है उनकी तादाद उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है आजकल। ठीक है, इन्होंने बढ़ाई हुई है, पहले तो वो भी कुछ नहीं होती थी। ये एवं ढकोसले होते हैं। असल जो इनको काम जो कहाँ पे कट लगाना है, कट तो लगाना है जो हुकूमती अखराजात है, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो अखराजात इनके ऑफिस के हैं, राइशों के हैं, उन पे कट लगाए। देखे ना, एक होती है जो साहब आपने लोगों के साथ शेयर करना है। अब मुझे बताएं ना, ये सारे सेक्रेटरी एक बस में क्यों नहीं जा सकते सेक्रेटेरिएट में? इनको क्या सुखाव के पर लगे हुए हैं? ये क्यों नहीं जाते अपना, इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में, ये क्यों नहीं जाते अपना आम अस्पतालों में जहाँ पे आम पाकिस्तानी जाता है? ये हमारे हालात जो है तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक ये लोग वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है। ये खुद जो है इनके बकौल ख्वाजा आसफ के ये पुर्तगाल में प्रॉपर्टी है इनकी यूरोप में प्रॉपर्टी है और ये हुकूमत कर रहे हैं। हम ये तो हमारे ऊपर तो सर ऐसे ना काठे अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, ब्राउन अंग्रेज इधर छोड़ गए और वो हमें जो है वो वही पॉलिसियां कर रहे हैं जिनको हमारी सारा बानो साहिबा, ये जो बात है अब वो कह रही हैं, हुकूमत ये कह रही है कि देखें ये हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया में महंगा हुआ है पेट्रोल। और फिर हुकूमत ने तो जो रिलीफ देना है उन्होंने कहा देखें वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया, रिलीफ दे दिया। तो हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान साहब भी सुन रहे हैं आपकी बात को, किस तरह से आप देख रही हैं इस रिलीफ को और हुकूमत के जो इक़दाम हैं, आपको लगता है संजीदगी है इस हवाले से जो इस तमाम तर सूरत हाल में होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। संजीदगी और ये खिते के हालात से ये मुतासिर हुए हैं। मैं कह रही हूँ किसी दूसरे सियारे पर भी, मुरीख पर भी जंग लगी हुई होगी ना, तो उसमें ये भी तब भी हम मुतासिर होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे मुतासिर हुए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त इनके औरंगजेब साहब आके बोल रहे थे कि जी वो अफवाहों पे कान मत धरे, 28 दिन का तेल है, तब इन्होंने पहले 8 रुपए और फिर 55 रुपए बढ़ाकर वो कहते ना कि 1 अरब 16 करोड़ या 23 करोड़ उन्होंने रातों रात वो हमारी जेबों से निकलवा लिया और वो कहते हैं कि हिस्सा बट भी गया। ये बहुत बड़ी एक डकैती थी। उसके बाद आप आगे आके हमें बताते हैं कि जी वो दिल पे, अब ना हम हंसते हैं। इनकी ये चतर चलाकियां 80s में 90s में तो चल जाती होंगी, जब ये बड़े मासूम से चेहरे लेकर आके बताते होंगे हमें जहर खाने के पैसे नहीं है, दिल पे पत्थर रख लिया। अब आवाम कहती है कि वो पत्थर इनके सरों के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा, सारा बोझ इनके ये आवाम ने उठाना है। उससे पहले आपने ये इंट्रो में कोई IMF का और ये तमाम चीजें बता रही थी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि शायद IMF को इन लोगों ने अपना जूठा पिला दिया है। IMF को इनकी अय्याशियां नजर नहीं आती, लेकिन IMF को अवाम का जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो तेल हो गई, बिजली हो गई, जरूरियात जिंदगी है, IMF को वो नजर आ जाता है। अभी फैसल चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपने पेट्रोल की कीमत तो कमी कर दी, वो भी खुद ही से समरी लिखते हैं, खुद ही से मुस्तरद करते हैं, फिर एक दिन बोल दिया। एक दिन में आपको पता है कि इन्होंने कितने अरब इन्होंने डाका डाला है कि ये फैसला, और उसके बाद वो भारी पत्थर रख के वो आ गए हमें बताने के लिए कि जी 80 रुपए। किसान कहाँ जाए?
हमारी जो फसल उतरने को तैयार खड़ी है, बल्कि ये सिंध में तो सबसे पहले कटाई होती है। मैं 12 परसों तरसों से बता रही हूँ कि जो मिडल मैन है, जो व्यापारी है, वो आपको पता है सिर्फ पेट्रोल के पैसे पे करके गंदम उठा रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल पंप से जो खाते होते हैं और जिसके ऊपर डीजल दिया हुआ है, वो उसके ऊपर वो गंदम उठा रहा है। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो इन्होंने खत्म कर दी है। फिर ये कहते हैं कि किसान दोस्त हुकूमत, मुश्किल फैसले, ये झूठ बोलते हैं। वो झूठ अब इन पर लिखा हुआ है। 4-5 लोग रखे हुए जो आके ये दिफा करते हैं, जो आपको और हमें मतलब वो इस गोबर को हलवा बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, और मुसर है कि हम भी माने कि ये एक हलवा है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। चलें तो ये ऐसे हुकूमत तो नहीं चलती। और सही कहा उन्होंने कि ऐसे तो घर भी नहीं चलते। मैं घरेलू खातून हूँ, अगर महीने का कोई बजट बनाना होता है तो वो मुझे पता होता है कि कौन सी चीज का खर्चा कम करना है तो कोई दूसरी चीज लेनी है। ऐसे थोड़ी कि बादशाह सलामत, इनके दिमाग में किसने भरा है कि ये एक शाही खानदान है कि जो बादशाह सलामत आएंगे और आके बोल देंगे। कोई पॉलिसी नहीं है। क्या मैं कहूँ, फिर ज्यादा कुछ बोलूंगी तो फिर आपको पता है कि आजकल तो ऐसा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है कि कोई अच्छे अल्फाज मुंह से निकल ही नहीं सकते। नहीं, वो ब्लड प्रेशर को नीचे लाने के लिए भी फिर आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगेन, फिर उस पर पैसे खर्च होंगे। इसलिए अपनी तबीयत को ठीक रखें। अपना हाफिज मियां नुमान साहब, आपने बातें सुन ली हैं। ये आप तो खुद यहाँ से लाहौर से हल्के से जीते हैं, तो मुझे बताएंगी पेट्रोल वगैरह जब महंगा हुआ है या जब इवन आपने रिलीफ दिया है तो अवाम के क्या जज्बात हैं, या जो हमारे साथी दोस्त कह रहे हैं इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फैसल चौधरी साहब से सबसे पहले कहूँगा कि अगर वज़रा ने 6 माह की तनख्वाह अपनी दी है, जो इनके नज़दीक कुछ नहीं है, और वो जाहिर है कि ये सिंबॉलिक एक जेस्चर होते हैं जो हुकूमत ने देने होते हैं कि सबसे पहले हुकूमत खुद सेक्रीफाइस कर रही है और हुकूमती नुमाइंदे खुद कर रहे हैं और इस कौम के ऊपर जो क्राइसिस है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये एक गुड जेस्चर होता है। तो मेरा ख्याल है फैसल चौधरी साहब को मैं ये कहूँगा कि 6 महीने तक वो अपने साइलिन से जो उनके केसेस आते हैं तो मेरे ख्याल फ़ीस माफ़ी का ऐलान करें। ये खुद भी तो कोई अच्छा जेस्चर दें ना, माफी कर दें, ये गुड जेस्चर दें। और ये कह रहे हैं वो कर दिया, जो लूटमार प्रोग्राम होता है वो उसको ये खुद भी बंद करें ना जी। अच्छा, दूसरा गुजारिश ये है कि आज इस वक्त जो बहरान है, ये कोई बहरान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आलमी बहरान है। आज हम पूरे रीजन के ममालिक का अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो आज जो वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया है, वो जो तेल की प्राइसेस हैं, आप देखा 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म साहब ने 125 अरब रुपए की सब्सिडी देकर लोगों को 2 हफ्ते से ज़्यादा जो है उनकी प्राइसेस बढ़ने से रोकी है, और इस कौम का 125 अरब रुपया डायरेक्टली इस कौम के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं, ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे पंजाब में मरियम नवाज साहबा ने अक्रॉस द पंजाब जितनी अब ग्रीन बस सर्विस है, इलेक्ट्रिक बस सर्विस है, मेट्रो बस सर्विस है, ऑरेंज ट्रेन है, पूरे पंजाब के अंदर जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज कस्बों के अंदर नेटवर्क है, आज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नेटवर्क है, उस तमाम सवारियों को जो 20 रुपए की एक जो फेयर था उसको भी फ्री कर दिया है। और इतनी बड़ी सहूलत आज पंजाब के अवाम को दी है। इस सारी रिलीफ पैकेज जो आपने दिया है पंजाब में, अवाम एक्सट्रीमली हैप्पी है इस हवाले से कि आज मेट्रो बसों में जगह नहीं मिल रही, लोग अपनी गाड़ियां ग्राउंड करके मेट्रो बसेस के अंदर, ऑरेंज ट्रेन के अंदर। ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देखें जाके, आज आप देखें, आज रश आप कह रहे हैं मामूल से ज्यादा है, मामूल से ज्यादा है, और लोग उस तरफ। तो मेरा ख्याल ये है, देखें आप इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है, आपका पूरी दुनिया का क्राइसिस है। अभी मेरी बहन ने कहा कि जी जहाज जो हैं वो आबनाए हुर्मुज से पाकिस्तान के लिए निकले हैं, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज आपके पास ऑयल की, आपके पास एनर्जी की कमी नहीं है। आज इंडिया में आप देखें कि वहां पर लोग तरस रहे हैं, वहां पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, वहां पर तेल अवेलेबल नहीं है। 2 चीजें होती हैं, एक होती है प्राइस, एक होती है अवेलेबिलिटी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज को इंश्योर किया है कि अवेलेबिलिटी हर सूरत होनी चाहिए। प्राइस वही होगी जो इंटरनेशनल, जो आपकी जो एक प्राइस निकलती है डेली बेस पे, जो ऑयल की आज $120-25 पे और डीजल $190 पे है। आपके इल्म में है कि डीजल की प्राइस इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $190 पर बैरल पे पहुंच गई है, और जो पेट्रोल है वो $120 के ऊपर है। उसके अगर अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रात को ऐलान किया है, एक बहुत ही मुनासिब सब्सिडी दोबारा दे दी है उन्होंने। और मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हुकूमत पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। हमारे जो ईरान हमारे लिए उतना ही कीमती है, हमारे लिए सऊदी अरेबिया,
हमारे लिए यूएई, कतर, सारे जहां पर पाकिस्तानियों को रोजगार मिला हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से रिमिटेंसेस आती हैं। इसी तरह ईरान आज एक ऐसी स्टेट है जो कि जारहियत का मुकाबला कर रहा है, जो कि जिसने इसराइल की जारहियत को रोका है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल आप है कह रहे हैं हुकूमत को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल, जो कि फैसल चौधरी और सायरा बानो साहिबा नहीं दे रहे। एक मैंने ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आके फैसल साहब आप तैयार रहें, आपने अप्रिशिएट करना है हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। आप गुफ्तगू जो चल रही थी ना, उस गुफ्तगू में ये नुमान साहब ने बड़ा अच्छा एक पहलू दिया है। चौधरी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद कहीं बैठे हुए हैं ठंडे कमरे में। उन्होंने कहा आज लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पंजाब में लोग सफ़र कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। आप क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे? हाँ, सबसे पहले तो चौधरी साहब, मियां साहब ने कहा कि मैं अपनी फीसें वापस करूं। पंजाब वापस हुकूमत नहीं करें, 11 आप रुपए का माफ कर त्यारा दें। वापस कर दे। कह रहे माफ़ कर दें। मैं कहता हूँ आप 11 रुपए का त्यारा वापस कर दें, जो पंजाब हुकूमत ने मुझे फीस दी होगी मैं वो वापस कर दूंगा। और इतना सरकारी ट्रांसपोर्ट अर्जा हो गई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वो बस लेके और सारे एमपी उनके साथ जाते हैं पंजाब असेंबली में, एक ही बस के ऊपर। ठीक है जी, ये जो है ना, यही रवैया है कि ये अवाम बड़ी खुश है। चौधरी साहब, आप जरा माइक लेके अपनी टीम को, खुद भी आप क्योंकि फील्ड रिपोर्टर हैं, ऑन एयर नहीं कर सकते नीचे से ऑन एयर नहीं कर सकते। वो इस तरह की बातें करते हैं, टीवी वाले फिर जुर्माने और पाबंदियां लग जाती है हमारे पे। बस यही बात मैं मियां नुमान साहब को कन्वे कराना चाह रहा था कि चलो ठीक है, तुसी वोटा नहीं लेके आए, जिन्होंने आम लोगों के साथ राब्ता रहता है उनके साथ तो बात कर लें। ठीक है, आप अवाम में नहीं निकल सकते। फैसल चौधरी साहब, हम ये सिंबॉलिक जो आपने कहा कि ये वोट लेके आए हैं। चौधरी साहब, मैं आपकी करेक्शन कर दूं, ये वोट लेके आए हैं। हम 2 लाख की आबादी है और हम सारा दिन लोगों में रहते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं। हमारे अंदर पब्लिक को फेस करने का इलेक्शन जीते हैं और वोट लेके आए हैं। पड़े वो कोई जीत होती है। चौधरी साहब, बात यह है, इन्होंने कहा कि मियां साहब ने कहा जी कि हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमने 20 जहाज निकाल के 2 अपने भी ले आए और 18 पता नहीं किसके। जी 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 जी। एनर्जी की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है तो सारी पूरी आवाम की संगी कुटी हुई है इन्होंने। ठीक है, उस पर गोटा रखा हुआ है इन्होंने, सांस लेने नहीं दे रहे किसी को। नहीं, अवेलेबिलिटी तो कभी कोई नहीं है फैसल साहब, अवेलेबिलिटी तो है ना पेट्रोल की। हुकूमत भी अपना नाम है, तरक्की भी अपना नाम है, इनका हर चीज जो है ना इन्होंने अपने फायदे के लिए रखी हुई है। ये अशराफिया का एक वो तबका है जो 50 साल से 40 साल से हमारे अवाम के ऊपर मुसल्लत है। आप खुद किस तबके का हिस्सा है? आप भी तो अशराफिया का हिस्सा है ना जी। आपने क्या लूटमार नहीं की? आपने जो पीटीआई के दौर के अंदर जो लूटमार का बाजार गर्म किया है और जो पंजाब को तबाह किया, आपने उस्मान बुज़दार नामी बंदे को लगा के और पंजाब का सारा बजट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती रही है। और आपने इस पार्टी के साथ एक दिन स्टे नहीं किया। हम आराम से बात कर लेते हैं। आपने अगले ही दिन पार्टी माफिया मांगकर आपने पार्टी छोड़ दी है। 6 पार्टियां आपने बदली हैं। तो क्या आप किस अशराफिया का हिस्सा? पहले आप ये बताएं ना अपना जरा। और मैं आपको उधर घसीटूंगा। और आप बताएं ना जरा कि आप जो 6 पार्टियां तब्दील कर चुके हैं और आप और आपके भाई आपका एक भानुमती का कुब्बा है, तो आप गुफ्तगू करते हैं, आपकी अशराफिया नहीं है साहब। मैं भाईजान, ये आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं तो आप गलत गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आप गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। आप खिलाफ हकीकत बात ना करें। नहीं, बात दूसरी तरफ जा रही है। हकीकत नहीं है जो ना आपको फैसल साहब, ना आपको इकोनॉमी का पता है, ना आपकी पॉलिटिक्स पे ग्रिप है, ना आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का पता है यार। आप पहले अपनी ग्रिप तो करें ना। आपको इकोनॉमी का कोई नहीं पता, इकोनॉमी के असूल क्या होते हैं आपको कोई नहीं पता। बात यह है कि आप इकोनॉमी के लिहाज से बात करें कि आज दुनिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। अगर आप उसके पार्ट बनते हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी क्या ऑब्लिगेशंस है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये एक ऐसी सस्ती बातें जिससे आपको एक वक्ती तौर पे एप्रिसिएशन मिल जाए या व्लॉगर्स की तरह बात करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। निकाल के बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो फिर जो जहाज निकले हैं जो बताए जा रहे हैं नहीं है तो फिर लोगों के ऊपर क्यों आपने रंदा रखा हुआ? जो जहाज निकले हैं वो उन्होंने अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है, लेकिन प्राइस तो आपको इंटरनेशनल पे करनी पड़ेगी ना। प्राइस तो आपकी कम नहीं ना हो सकती, जो इंटरनेशनल प्राइस है, लेकिन उससे अवेलेबिलिटी इंश्योर हुई है, जहाज निकले हैं। इसलिए मामूली सी बात आपको समझ नहीं आ रही। कम की है फिर आपने, अगर अवेलेबिलिटी जो है प्राइस अगर आपने पहले 80 रुपए बढ़ाई, फिर 80 रुपए नहीं बढ़ाई, 55 रुपए बढ़ी थी, 55 रुपए बढ़ी थी पहली प्राइस और अब 30 रुपए बढ़ी है। देखिए बात यह है कि इस वक्त बड़ी एक आप आलमी तौर पे मैंने कहा है कंपैरिजन कर ले, आज इंडिया के अंदर क्या प्राइस है, श्रीलंका में क्या प्राइस है, तकरीबन हमारे बराबर है उसके बराबर है। आप अल्लाह ताला शुक्र अदा करें कि आज अवेलेबिलिटी है, ऑयल की कमी नहीं है, हमारे पास एनर्जी की कमी नहीं है। किसके बराबर है?
आप देख लें, आप इंटरनेशनली किसके कंपेयर बराबर कर है? लें, आप कंपेयर कर लें। आप किसके आज साथ? आज यूरोप किसके के साथ? अंदर, आज यूके के अंदर तकरीबन 850 रुपए लीटर पेट्रोल है, 850 रुपए लीटर। जी नहीं, यूके की और हमारी कीमतें बराबर हैं। 40% वहां पर गैस महंगी हुई है, 40%। यूरोप की और हमारी आमदनी बराबर है। 40% गैस महंगी हुई। आज आप पाउंड के अंदर जरा चेक करें और उसको कन्वर्ट करें। आप थोड़ा सा हिसाब किताब मेरे लगाएं, वर्किंग करके आया करें ना। प्रोग्राम में आते हैं तो वर्किंग करके आया करें थोड़ी सी। पढ़ते हैं ना, पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं, आपका प्रैक्टिकल से ताल्लुक कोई नहीं है। आप सिर्फ अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ पढ़ाई करते हैं। एक दूसरे पे हम इल्जाम ना लगाएं, नहीं, ना करें। गुफ्तगू करते ये हैं। आप जो बातें कर रहे हैं ये गलत बातें नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं ना, गलत बात। अब आपको जवाब देना तो बनता है ना मेरा, कि अगर आप गलत बात करेंगे एक दूसरे को जवाब जरूर दें। आज आप एक ऐसी बातें करेंगे कि अशराफिया और फला बातें करें, तो आप अशराफिया का हिस्सा नहीं है। मरियम नवाज की कितनी बार तारीफ की आपने, शहबाज शरीफ साहब की कितनी, ठीक है आपके एक एक नंबर लगता है उसमें, वो अलग बात है, लेकिन आप जो बात करें उसकी कोई बुनियाद। फैसल चौधरी साहब, आप तो 6 पार्टियों के नंबर टांगते रहे हैं। आप कभी काफ लीग के, कभी पीटीआई, कभी पीपल्स पार्टी, आपने कौन सी पार्टी छोड़ी है जो आपने नहीं बदली? आपका दुख दर्द चले है, पर्सनल की तकलीफ है, पर्सनल लाओ, आप सब पर्सनल लाओ। ठीक है, तो की तकलीफ है। ठीक है। चले कोई आपका वो अपना फैसला, कोई बात नहीं। आप अपनी पॉलिसियां डिफेंड नहीं कर सकते, आप गलत तनकीद ना करें, गलत तनकीद ना करें। आप कह रहे हैं कि आपने पॉलिसी डिफेंड नहीं कर सकते, आप जातियात पे आ जाते हैं। नहीं, जातियात पे नहीं मैं आ रहा, मैं आप कह रहे हैं कि जातियात पे आ रहे हैं। भाई उनको दुख ये हुआ है, वो कह रहे हैं मुझे आपने अशराफिया का हिस्सा बताया है इसलिए उन्हें दुख हुआ है। भाई अशराफिया जो है, अशराफिया की बुनियाद पे तो मुल्क चल रहा है। मुझे बताएं, जो टैक्स पेयर है आज इस मुल्क का, जो टैक्स पेयर कौन है? वो इंडस्ट्रियल क्लास है, वो बिजनेस क्लास है। चलें, जो इंडस्ट्रियल क्लास है, आप दोनों अगर थोड़ा सा वक्फा ले लें, मैं सायरा साहिबा से बात कर ले तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। सायरा साहिबा, आप दरमियान में मुस्कुरा भी रही थी। ये जो अब बात चल रही है ना, वो कह रहे हैं मुश्किलात है, जो अब रेट है इंटरनेशनल उसी पे हमने लेना है। और फिर आप शुक्र यहाँ पे ये करें कि भाई यहाँ पे कोई कमी नहीं हो गई, कोई क्राइसिस नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में जंग चल रही है और यहाँ पे पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात में भी हम हुकूमत को चला रहे हैं, आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं जहाँ पे दिया जा सकता है। देखिए, जब हम मुआवजा किसी भी गवर्नमेंट में बाहर के दूसरे यूरोपीय ममालिक से करते हैं तो मुझे हंसी आती है। आप उनकी पर कैपिटा इनकम उनकी पता है आपको? यहाँ पर तो आधे जो हमारे मुल्क में है वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने सूबे सिंध की बात करूं, आधे सिंध को भिखारी बनाया हुआ है बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड देके। फिर इन्होंने हारी कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, कभी 2000 पैसे दे देते हैं, कभी 1000 पैसे दे देते हैं। मेरे सूबे की तो बात ही ना करें। तो वो उसके ऊपर ये वाले जो प्राइसेस हैं, ये कुछ जो क्लास है, कोई थोड़ी एलीट क्लास, वही अफोर्ड कर सकती है। मैं बात करती हूँ आम आवाम की, आम किसान की, रिक्शे वाले की, जो बाइक पर ये फैक्ट्री पे जाता है नौकरी करने, मैं उसकी बात करती हूँ। इनकी तमाम अब इतनी बहस और लड़ाई हो चुकी है, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है बीच में कुछ भी ऐसे कह के तोपों का रुख अपनी तरफ मोड़ने की। मसला ये नहीं, ये जब आप हमारी बहन है, आप खुल के बात कर लें, कोई इश्यू नहीं है। आप हमारी बहन है, मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वो सारी बातें वो बड़ी लंबी बहस है, मैं उसके ऊपर नहीं जाती। मगर जिस वक्त हम ये प्रोटोकॉल्स देखते हैं ना, मैं पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं ले रही, जब इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी अयाशियां, उससे पहले ब्यूरोक्रेसी की बात हुई कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि पेट्रोल भी लेते हैं, मोनेटाइजेशन का पैसा लेते हैं। फिर अभी चेयरमैन सेनेट की गाड़ी आ गई, उन्होंने जिस तरीके से अपनी तनख्वाहें 21 लाख बढ़ाई, फिर मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ी, और इतने पर्क्स हैं और जो दौरे होते हैं, चीजें होती हैं, ये चीजें एक आम शख्स को या हम उस मेहमानों का हिस्सा है, मुझे तब भी तकलीफ देते थे और अब तो और तकलीफ देते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर लोगों के हालात देखते हैं। अभी आपने पेट्रोल, चले गाड़ी जरूरत है, हम तो ज़ाहिर जाना होगा, कहीं जाएंगे, रो पीट के अपनी एक जरूरत कम करेंगे, ये जरूरत पूरी करेंगे। ये जो अब आगे बिजली के बिल आएंगे, आपके जो बिजली के कारखाने हैं वो तो इन्हीं तेलों के ऊपर चलते हैं, उसका यूनिट कहाँ होगा? और फिर आपने कहा कि आईएमएफ को गरीब क्यों नहीं नजर आता? आईएमएफ की जो कर्जे हैं, आप मुझे बताएं कि मुझे तो जब से पता चला है कि मैं 3,25,000 का कर्जा मेरे ऊपर है। हर 25 करोड़ में से हर बंदे के ऊपर 3 लाख। अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे मुझे नौमान भाई कि वो कर्जा क्या मेरी जात के लिए लिया है? आपने 700 अरब बेनजीर इनकम सपोर्ट का रख दिया। आपकी जो मिनिस्ट्री है, जो बैतुल माल और वो है, कभी क्या किसी गरीब तक पहुंचा?
आप दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, वहां पर तो बेरोजगारी अलाउंस भी होता है, यहाँ पर तो खुदा जाने हमारे नौजवान नशे की लत में पड़े हुए। आपने जो नुक्ता उठाया ना सायरा साहिबा, ये बहुत अहम है। ये इस पे तो मेरे ख्याल आप तीनों इत्तेफाक करेंगे। ये मान लेना चाहिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को दी हुई मराहत, हमारे हुक्मरानों के पास जो इनके काफिले चल रहे हैं, इस पे तो मेरे ख्याल हाफिज नुमान साहब भी एग्री करेंगे कि हमारी किफायत शारी। फौज का भी नाम ले लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी शामिल है। जो जुडिशरी में पड़ी हुई है, आपकी सोच है। ये फारूक भाई, जज साहबान को पूरी उम्र पेट्रोल फ्री है जी। तो इस पर तो मेरे ख्याल हम सभी इत्तेफाक करेंगे। मेरा तो इत्तेफाक है। हाफिज नुमान जी 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 फारूक भाई, किसका नाम ले लें? गुजारिश ये है, मैं इस पे थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ। देखें, ये मेरी बहन जो बात कर रही है किफ़ायत शारी की, बिल्कुल बजा है। और हकीकत ये है कि गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं वो हुकूमत को जितने ज़रूरी अखराजात हैं वो करने चाहिए। और हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज़ का और बाकी भी कोशिश जारी है कि बाकी सूबों के अंदर भी इस पर अमल दरामद हो। फोकस यही है। और अभी भी आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले वॉलंटरीली जब ये क्राइसिस आया तो उन्होंने कहा जी कि अरकान असम्बली की जो है ना जी वो इतने % तनख्वाहें वो कटौती हो रही हैं हर महीने। और उसके अलावा जो वज़रा हैं अगले 6 महीने तक उनकी सैलरी, ज़ाहिर है उनके एक अखराजात मूवमेंट के हैं, वो अल्टीमेटली सरकार को वो उठाने पड़ते हैं। जो ऑयल का खर्चा, क्योंकि आज अगर ब्यूरोक्रेसी की आप सहूलियात को बंद तो नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है उनके ज़रिए से मूवमेंट और निज़ाम चलना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बात हमेशा रीज़नेबल करनी चाहिए, एक्सट्रीम बात नहीं होनी चाहिए। इसके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए कि जो ज़रूरी तरीन अखराजात हैं वो मेरी बहन ठीक कह रही है। आप सिर्फ इतना बता दें, देखिए मुराद दी जा रही हैं लोगों को, सरकारी अफसरान को, वुज़रा के साथ जो लोग चल रहे हैं, पुलिस, दीगर अदारे, गाड़ियाँ, आप मुतमईन हैं इस सारी सूरत से? फारूक भाई, आपके इल्म में है कि वुज़रा से सारे प्रोटोकॉल ले लिए गए हैं और पंजाब के अंदर भी, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी, और कह दिया गया है कि अब जो डाले या कोई प्रोटेक्शन के लिए भी साथ चलती थी वो गाड़ियां अब नहीं चल रही। और आपको पता है कि जितना कर्टेल किया गया है सरकारी डिपार्टमेंट्स की गाड़ी 80%। अब मैं आपको कौमी मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं कल परसों एक शादी में गया हुआ था, वहाँ पे सारे वुज़रा आए हुए थे, वही हालात हैं। शायद पता नहीं अब वो पर्सनल चला रहे हैं किस तरह, प्रोटोकॉल चल रहे हैं। उनके जाती भी हैं, उनकी कुछ वुज़रा की अपनी जाती सिक्योरिटी भी है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं कि कौमी असम्बली में स्पीकर सरदार रियाज सादिक साहब ने 80% जो अखराजात थे उनकी रिडक्शन की है, तकरीबन 40 करोड़ की बचत उससे। उन्होंने कहा है कि हम इसको हर सूरत, इवन के लोगों को बाइसिकलें लेकर दी हैं कि कुछ लोग जो है वो बाइसिकल पे भी ट्रेवल करेंगे। मेंबरान कौमी असम्बली, जी कौमी असम्बली, मेंबरान कौमी असम्बली बाइसिकल पे जाएंगे? मेंबरान नहीं, मेंबरान नहीं, मैं अपना अमले की बात, अमले को बाइसिकल जो नहीं बाइसिकल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इवन के इस हद तक 80% उन्होंने कहा कि अखराजात में हम कमी करेंगे। 40 करोड़ की उसके बचत हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है। तो इसको जाहिर है इस पे अमल दरामद पे एक टाइम भी लगेगा, और ये लेकिन ये अच्छा एक कदम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरा ख्याल है। ठीक है। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने वक्त दिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ है, सायरा बानो साहिबा, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आए तो अब जो मुज़ाकरात की बात है उसमें अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक ट्वीट आया, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात भी हुई, पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं उसका इतराफ़ भी हुआ। लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। एक शॉर्ट कॉन्सर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अब पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा होता रहा है उसके ऊपर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट करके मुखालफिन का जो प्रोपेगेंडा है उसका भरपूर जवाब भी दिया है। उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब ने अपने एक्स पर जो बयान किया उसमें वाज़ह तौर पर वो कह रहे हैं कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार नहीं किया। उन्होंने ईरानी इनकार के हवाले से मगरबी मीडिया की जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उनको दो टोक अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। और यही जो बात है, ये पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, पाकिस्तान ने जो अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है उसका भी मुँह बोलता सबूत है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहा है, और साथ ही साथ वो वीडियो भी जिसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है ईरानी अवाम से, वो भी शेयर की है। ये सारी वो सूरत हाल है। अब बात ये है कि ये जो जंग है ये कहाँ जाती नज़र आ रही है, क्या रुख अख्तियार करेगी, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ हैं, आप IR एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सैयद हसन रज़ा नकवी साहब हमारे साथ हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, तेहरान में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं नकवी साहब आपसे मुखातिब हूँ कि ये जो एक्स पे बयान जारी हुआ और उससे पहले बहुत सी बातें हो रही थी, कुछ बातें ये चल रही थी कि शायद ईरान की तरफ से
जो मुज़ाकरात में कहीं पे खलल जो आया है वो ईरान की जानिब से है। अब ये सूरत हाल सारी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो स्टेटमेंट है उसके बाद तो बिल्कुल बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई है। आप क्या कहेंगे, अब सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये जो इन्होंने वीडियो लगाई है, इस प्रोग्राम के अंदर मैं मेहमान खुसूसी था और मैंने तकरीर की और इस वीडियो के अंदर भी स्टेज के ऊपर मैं मौजूद हूं और तकरीबन वहाँ पे भी मैंने जो गुफ्तगू की वो पाकिस्तान ईरान के जो दीरीना ताल्लुकात हैं और खुसूसन जब से ईरान के अंदर इनकलाब आया तो सबसे पहला मुल्क जिसने ईरान को रस्मी तौर पे तस्लीम किया था वो पाकिस्तान था। और इसी तरह जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो सबसे पहले उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था और ये दोनों ममालिक एक दूसरे को अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ समझते हैं। और मैं इस जंग के अंदर भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा कलीदी किरदार है और खुसूसन सफारती, न सिर्फ सफारती अंदाज से हट के भी, मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले ही मैंने ईरान की जो वजारत दाखिला के बॉर्डर्स के इंचार्ज हैं जो पाकिस्तानी बॉर्डर को देखते हैं तो उनसे बात की, खुसूसन मौजूदा सूरत हाल की, बॉर्डर के एरियाज की, तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा तजारती ताल्लुक है वो इस जंग के दरमियान एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, बल्कि रोजाना के 300 कंटेनर जो हैं वो पाकिस्तान से ईरान के अंदर दाखिल होते थे ग़िज़ाई चीज़ों, जिसमें चावल शामिल है, जिसमें गोश्त शामिल है और बहुत सी चीज़ें हैं जो ईरान की बुनियादी ज़रूरत का भी शुमार होती हैं। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि वो बॉर्डर को बंद ना किया बल्कि उसकी तादाद को बढ़ा दिया। जहाँ पे 300 कंटेनर आते थे अब 400 कंटेनर आते हैं। और भी कई शोबे ऐसे हैं कि जो लोगों को ज़ाहिरन मालूम नहीं है कि पाकिस्तान इस जंग की सूरत हाल में अपने पोजीशन को देखते हुए क्या कुछ कर रहा है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, इस मुताल्लिक मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, मुज़ाकरात के हवाले से एक चीज़ ये कि क्या पाकिस्तान की सालसी के अंदर ईरान करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल इनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बिल्कुल पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया इस्लामी मुल्क है और हमारे आपस में बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की सालसी में ईरान बिल्कुल हाज़िर है। असल मसला जो है वो ये है कि ईरान ये कहता है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन जो शराइत अमेरिका ने रखी हैं वो 15 नुकाती, वो एक किस्म का जो है वो ईरान के सरेंडर करने के मुताबिक है कि आप बिल्कुल जो है ना वो सरेंडर कर रहे हैं हमारे सामने। हाँ, उसके ऊपर जो है वो हम नहीं कंप्रोमाइज कर सकते। जो शराइत ईरान ने रखी हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान फिर बीच में एक ऐसा किरदार अदा कर सकता है कि बिलाकर जंगें जो हैं वो टेबल के ऊपर बैठ के ही बंद की जा सकती हैं। ठीक है, कि उसका एक ऐसा दरमियानी रास्ता पाकिस्तान निकाले कि, और इसकी मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इसमें ज़ाहिरन तुर्की और मिस्र भी शामिल हैं, लेकिन तुर्की और मिस्र जो है वो किसी हद तक जो है वो इस वजह से भी जानबदार हैं कि मिस्र के अंदर भी अमरीकी अड्डा मौजूद है, तुर्की के अंदर भी अमरीकी अड्डा मौजूद है। मिस्र और तुर्की दोनों के इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना अमरीकी अड्डा मौजूद है, ना पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। ठीक है, पाकिस्तान के एक अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन इस मामले में जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आया और खुसूसन बावजूद इसके कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि दिफाई मुआहिदा हमारा सऊदी अरब के साथ है, उसकी वजह से भी शायद ये भी एक मीडिया के ऊपर बात होती रही कि पाकिस्तान जा रहा है उस तरफ, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी हुकाम के साथ भी डायलॉग किए और उनको समझाया कि हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए अपने आप को पेश करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा मस्बत में ये सब, और इस पे ईरान का भी बिल्कुल इसके ऊपर एतमाद है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपसे यही बात जो प्रोपेगेंडा होता रहा कि शायद तेहरान की तरफ से कोई इनकारी मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें, लेकिन अब तो बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये, और दूसरा आप किस तरफ जाते देख रहे हैं जो इस सारी सूरत हाल में कहीं पे बातचीत के ज़रिए ये मामला किस तरह से आपको हल होता कहीं नज़र आ रहा है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को और नकवी साहब को, सबको सलाम। देखिए, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तो एक्सटेंशन है जिन्ना साहब के विजन की, पीस विद इन एंड पीस विदाउट, और ये एक्सटेंशन है पाकिस्तान की 3 C's पॉलिसी का, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन विद ऑल की प्लेयर्स इन द रीजन एंड बियॉन्ड,
cooperation with the strategic partners और connectivity for the betterment and prosperity of the region. तीसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है स्पेशली 1971 के बाद, उसका कॉर्नर स्टोन ये है कि मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और जब भी मुस्लिम दुनिया के दरमियान में चपकलिश होती है तो पाकिस्तान न्यूट्रल हो जाता है, और उसकी अच्छी मिसाल यमन है। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसका मकसद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में इख्तलाफात पैदा किए जाए, वो उसका भी एक पैटर्न है, यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फॉल्स नैरेटिव जो कंस्ट्रक्शन है वो वाजे है पाकिस्तान के लिए, हमेशा ये होता रहा है। और बिकॉज हमें मालूम है कि जो सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे हैं और वहाँ से ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि इस वक्त अमेरिका बड़ी मुश्किल हालात के अंदर है, और बिलखुसूस प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रही है, आगे आग और पीछे पानी। यही वजह है कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनको हटाना पड़ा, ट्रेनिंग के हेड को हटाना पड़ा, चैपलियन कॉप के हेड को हटाना पड़ा, और न फकत ये बल्कि अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें जेडी वेंस है और मार्को रूबियो है, अब वो भी इस जंग की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। गो के बजाय वो स्टेटमेंट इस तरह की देते हैं जैसे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े हुए, लेकिन उनका जो नुक्ता नजर है वो वॉर सेक्रेटरी जो हैक्सिन है उनसे बहुत मुख्तलिफ है। फिर आपने देखा जो कैंट ने भी उसकी मुखालफत करते हुए रिजाइन उन्हें करना पड़ा, बल्कि अब तो खबरें ये आ रही हैं कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने रिजाइन किया है जनरल जॉर्ज ने, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं वो लफ्ज नहीं दोहराना चाहता कि व्हाइट हाउस में बैठा शख्स जो है वो अमेरिका की अजीम फौज के लिए एम्बैरेसमेंट पैदा करने जा रहा है। इसी तरह के तासुरात रिटायर्ड जो आर्मी जनरल्स हैं उनकी तरफ से भी आए हैं। सर्वे में देख रहा था अमेरिकन मीडिया के अंदर तकरीबन 60% नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े हुए हैं ईरान वॉर के ऊपर, 40% नेगेटिव पॉइंट के ऊपर है एप्स्टीन फाइल के ऊपर, और अब आप देख रहे हैं कि उनके मीडिया के अंदर इवन एप्स्टीन फाइल डिस्कस हो रहा है, यानी एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए ईरान के खिलाफ जंग, और अब ईरान के खिलाफ जंग में शिकस्त से बचने के लिए दोबारा एप्स्टीन फाइल। तो ये आपको एक तजाद नजर आ रहा है, और ये जो कंफ्यूजन है ये वाजे है, और ये कंफ्यूजन होनी भी चाहिए कि एक जो मेजर पावर है, मैं उसे कभी अब सुपर पावर तो नहीं मानता बिकॉज मुख्तलिफ चेस बोर्ड्स के ऊपर अमेरिका चैलेंज हो गया, आखिरी ये मिलिट्री चेस बोर्ड था, और बदकिस्मती से हमारा अंदाजा शुरू से यही था जब पाकिस्तान में लोग ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर को देखकर एनालिसिस दिया करते थे कि ईरान को बहुत शदीद मार पड़नी है, उस वक्त भी मेरा ये अंदाजा था कि जब तक आप सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर नहीं देखेंगे आपकी एनालिसिस ठीक नहीं होगी। और मेरा यही ख्याल था, और मेरे साथ चंद दोस्तों का जैसे परवीन साहिनी इंडिया से हैं या स्कॉट रीटर हैं अमेरिका से, उन सब का यही ख्याल था कि ये ट्रैप है अमेरिका के लिए और अमेरिका ब्लीड होगा। और इसका रिएक्शन अब आप देखेंगे खुद साउथ अमेरिका में, फार ईस्ट एशिया के अंदर, और आज आपको मालूम है कि साउथ कोरिया में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने स्पीच की है जिसके अंदर उन्होंने तीसरे रास्ते की बात की है, न चाइना का न अमेरिका का, और उन्होंने ईरान के खिलाफ जो जंग है उसे गलत करार दिया है। उनका ये ख्याल है कि ईरान के अंदर तब्दीली विद इन ईरान आनी चाहिए, न कि बाहर से मुसल्लत होनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि आपको इस वक्त ट्राइपोलर वर्ल्ड नजर आ रही है, और सिर्फ यूरोप अलग से पोल नहीं बना रहा, बट एट द सेम टाइम कनाडा को, जापान को, साउथ कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो जो बैनुल अक़वामी निज़ाम है उसमें वाज़े तब्दीली है। इट इज नो मोर यूनिपोलर बट रादर वी आर ऑब्जर्विंग ट्राइपोलर वर्ल्ड, जिसको आप ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये नकवी साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर साहब की बातें सुन के तो बड़ा अच्छा लगा। ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पर क्या है ईरान में, और जो सिलसिला है, शिद्दत है, वो कहीं कमी उसमें वाक़या हुई है, उसी तरह है या बड़ी है? लेकिन डॉक्टर साहब ने आखिर में ये जो बात की है, मैं उसी को आगे बढ़ा के आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि इस वक्त वाकई दुनिया जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, और हमें खुशी इस बात की है कि सुपर ताकत का जवाल तो होना ही होता है, ये एक चेन है पूरा, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये सुपर ताकत का जवाल किसी मुस्लिम मुल्क के हाथों शुरू हुआ है। जाहिर है सुपर ताकत ने अपनी जवाल की तरफ जाने के लिए भी पहला कदम तो उसने उठा लिया है, मुमकिन है 10 साल बाद मुकम्मल तौर पे वो जवाल का शिकार हो, चूंकि इसमें कई शोबे हैं, इक्तिसादी शोबा है, सियासी शोबा है, अस्करी शोबा है, इंटेलिजेंस के शोबे हैं, और भी कई शोबे हैं। लेकिन इस जंग के बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रही,
और वो जवाल की तरफ जा रही है। अब ईरान की अगर हम दाखिली सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करें, लोग गुज़श्ता 35 दिन से जो है वो बिल्कुल रोज़ाना रात को सड़कों के ऊपर आते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं और निज़ाम के साथ खड़े हुए हैं। जंग के हवाले से जो है वो उनका क्लियर मौक़िफ़ है कि हम अपना दिफा कर रहे हैं, दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया और हमले किए जा रहे हैं, लिहाजा लोगों की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट मौजूद है। दूसरी तरफ जो ईरानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या अस्करी हुकाम हैं, उनके भी अगर हम बयानात पढ़ें या टीवी के ऊपर जो इनके इंटरव्यूज वगैरह आते हैं तो उसमें भी यही बताया जा रहा है कि हम इस जंग के लिए पहले से आमादा थे और अभी बाज ईरानी ऑफिशियल्स के कि ये जंग आइंदा हफ्ते में मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, यानी दो तरफा जो हमलात हैं उसमें शिद्दत आएगी। बुनियादी तौर पे ये चाहते थे कि ईरान के जजीरा खार के ऊपर ज़मीनी कार्रवाई करें और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 4 दिन पहले इनकी एक मीटिंग थी दुबई के अंदर जिसमें अमेरिकन ऑफिसर्स मौजूद थे आर्मी के और हत्ता यूक्रेन के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, कुछ और मुल्कों की फोर्सेस के भी थे। तो ईरान को पता चल गया कि ये ज़मीनी कार्रवाई करना चाहते हैं और ईरान ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए उनके ऊपर दुबई में हमला कर दिया जिसके अंदर 39 जो है वो फौजी ऑफिसर मारे गए हैं, 4 दिन पहले की बात है, और उनमें 6 यूक्रेन के भी थे, जिसकी वजह से इनका जो एग्जीक्यूशन प्लान था ज़मीनी कार्रवाई का वो फ्लॉप हो गया बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने फिर इस्फहान के ऊपर हमला किया और पुल के ऊपर भी हमला किया उसी गुस्से के अंदर। लेकिन ईरान जो है वो जंग को बड़े ठंडे दिमाग के साथ उसको मैनेज कर रहे, आगे बढ़ा रहा है और पूरी जंग के ऊपर कंट्रोल मौजूद है, इक्तिसादी मैदान में भी, दिफाई मैदान के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि गुज़श्ता 1 हफ्ते से इनका जो दिफाई सिस्टम है मुमकिन है इन्होंने अपडेट किया हो, उससे इन्होंने ड्रोन की तादाद काफ़ी ज़्यादा वो मारे हैं अमेरिका के। आज सुबह की बात है कि क्रूज मिसाइल शिराज के अंदर जो है उसको भी इन्होंने टारगेट किया। फिर इसी तरह हेलीकॉप्टर और बाकी जो है वो F-16 और या जंगी तैयारे दीगर जो है गुज़श्ता रोज भी आपने देखा। तो दिफाई हवाले से भी इन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, जो कि इब्तदाई दिनों में हमें नजर आ रहा था कि ये उस शोबे में शायद कमजोर हैं। ठीक है। तो लिहाजा ये इस मूड में है कि हम जंग को जितना भी आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक यही बयान आ रहे हैं कि हम इस जंग को जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, कि जो ये जंग है किस साइड पे आपको जाती नज़र आ रही है, को मुज़ाकरात जो है इसमें कोई दमखम है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अब्बास इराक़ची साहब के बयान के मुताबिक ये तारीखी मौका मिला है ईरान को कि अमेरिका के बर्ताव को सही डायरेक्शन पे डाले। बिकॉज अब तक अमेरिका ने 58 मुस्लिम ममालिक और दूसरे गैर मुस्लिम ममालिकों पे हमला किया है और जॉन मीरशाइमर के मुताबिक 38 मिलियन लोगों को अजल का शिकार बनाया है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वाकईन तारीखी मौका है और इसमें ईरान तन्हा नहीं है, अलबत्ता अमेरिका अब तन्हा हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद हसन रज़ा नकवी साहब, मुनव्वर हुसैन साहब बात कर रहे थे और ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो ये स्टेटमेंट है इसके बाद भारतीय प्रोपेगेंडा हो या इवन वेस्ट में जो बातें की जा रही थी उस सब को जवाब मिल गया है। पाकिस्तान की एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान को ईरान जो है वो तस्लीम कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद वहाँ से कहा जा रहा है, ना सिर्फ ईरानी अवाम कह रही है बल्कि क़यादत कह रही है। और मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उस पर भी एतमाद का इजहार किया गया है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।